नमस्कार। मिथिला संस्कृति संवर्धन अभियान के अंतर्गत ब्राह्मी लिपि के प्रशिक्षण में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, इस वॉइस नोट के साथ, इस ऑडियो टेप के साथ। प्रशिक्षण जैसा कि पूर्व में आप लोगों के साथ नियमावली साझा की जा चुकी है, उसी नियमावली के अंतर्गत ये संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। प्रशिक्षक के रूप में आपके साथ मैं रहूंगा, अर्थात मेरा नाम अजय कुमार कर्ण है और मैं इस संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सबों का प्रशिक्षक हूं। सीखने के क्रम में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, शंका, प्रश्न जो कि संबंधित हो आपके प्रशिक्षण से, आप इस ग्रुप में प्रेषित कर सकते हैं। प्रेषण के दो माध्यम हैं, या तो आप लिख सकते हैं या फिर वॉइस नोट जैसे कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, उस तरह से भी शेयर कर सकते हैं। चूँकि इस प्रशिक्षण अभियान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, अतः प्रत्येक लोगों का इंडिविजुअल सॉल्यूशन यानी व्यक्तिगत समाधान कभी कभी संभव नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में जो कॉमन एरर होंगे, यानी कि जो गलतियां मुख्य रूप से द्रष्टव्य होगी, दिखाई देगी, उस गलतियों के संदर्भ को कैसे उचित प्रकार से ठीक किया जाए, उसके लिए वॉइस नोट मेरे द्वारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तदुपरांत अगर किसी व्यक्ति विशेष को, किसी छात्र विशेष को या किसी छात्रा विशेष को फिर भी कोई परेशानी हो तो वो या तो लिखकर या वॉइस नोट के माध्यम से हमें सूचित करें, उनका प्रत्युत्तर यथाशीघ्र ससमय दिया जाएगा। तो चलिए, ये तो थी जो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे। दूसरी बात, ब्राह्मी लिपि के अलावा इस समूह में किसी भी तथ्य के बारे में किसी भी प्रकार का कोई संदेश न तो प्रेषित किया जाएगा, न ही उस पर चर्चा की जाएगी और न ही उसका विस्तार किया जाएगा। अर्थात केवल और केवल ब्राह्मी लिपि से संबंधित ही सारे तथ्य इस समूह में प्रेषित किए जाएंगे, उस पर चर्चा की जाएगी, उसके बारे में समाधान किया जाएगा। प्रशिक्षण के 3 माध्यम हैं। पहला माध्यम है ऑडियो, ध्वनि या स्वर, जो कि अभी मैं ऑडियो टेप आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा वो। दूसरा है विजुअल में 2 माध्यम है। एक है वीडियो, चलचित्र, जिसमें कैसे लिखा जाता है, हाथ को कैसे घुमाया जाता है, रचनाएं कैसी बनती हैं, उसका क्या अर्थ होता है वीडियो के माध्यम से। और तीसरा होता है स्थिर चित्र, जिसमें स्थिर चित्र के रूप में आपको वो सारी चीज़ें साझा की जाएगी। प्रश्न उठता है, जो अमूमन देखा गया है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जैसा कि मिसा द्वारा अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों यानी अभ्यासार्थियों द्वारा वीडियो का अवलोकन न के बराबर किया जाता है। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। तो सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है वो जो वीडियो है, वो जो चलचित्र है जो आपके साथ साझा किया गया है, या जो ऑडियो क्लिप है, उस दोनों को शुरू से लेकर अंत तक एक बार नहीं, एक से अधिक बार जरूर सुने या देखें। तभी आप वस्तु स्थिति से अवगत हो पाएंगे और लिपि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। प्रत्येक अभ्यास के बाद अगले 24 घंटों के मध्य आपको दिए गए अभ्यास का पुनर्अभ्यास स्वयं से करना है, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित भी करना है और उस अंकित किए हुए पुनर्अभ्यास का चित्र खींचकर इस व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपको सम्मिलित किया गया है, प्रेषित भी करना है। ये आवश्यक भी है और इसके बिना प्रशिक्षण में शामिल रखना संभव नहीं हो पाएगा। प्रश्न उठता है, जो आप वीडियो क्लिप भेजें तो सही है, मैं उसे देख के, आपने कुछ बताया लिखना तो उसे देख के मैं लिख लूँगा या लिख लूँगी,
अब आप ऑडियो क्लिप भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं इसका प्रशिक्षण स्वाभ्यास कैसे करें, तो आप इसमें से जो मुख्य तथ्य हैं प्रशिक्षण से संबंधित, इंस्ट्रक्शन नहीं, प्रशिक्षण से संबंधित, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और उसे प्रेषित करें। ऑडियो क्लिप, अगले 2-3 अभ्यास ऑडियो क्लिप में जाएंगे जिसमें ब्राह्मी लिपि के इतिहास, उसके हमारे भारतवर्ष में उसके प्रभाव, अन्य लिपियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी क्या महत्ता है, हमें क्यों सीखनी चाहिए, सीखने के बाद हमारे इसकी क्या उपयोगिता होगी हमारे लिए, इन सारे विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आप इसे बेहतर तरीके से सुने, अच्छे से सुने और इसको आत्मसात कर फिर इसे अपने हिसाब से लिख कर भेजें। तो चलिए, ये तो था प्रशिक्षण का रूपरेखा। अब हम लोग सार्थक रूप से ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसा कि अधिकतर लोगों को पता होगा, जो भारत में प्रयुक्त की जाने वाली जितनी भी प्रमुख लिपियां हैं, नस्तालिक अर्थात जिसमें हम उर्दू लिखते हैं वो या फारसी लिखते हैं वो, और जिस लिपि में अंग्रेजी लिखते हैं उसको छोड़कर लगभग जितनी लिपियां हैं, सभी लिपि की जननी यह ब्राह्मी लिपि है। यह ब्राह्मी लिपि लगभग 2500 साल पुरानी लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बाद की जो लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि। इसके समकालीन एक और लिपि है खड़ोष्ठी। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे दोनों में क्या संबंध है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिने लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अर्ध व्यंजन, अनुस्वार आदि का प्रयोग होता है। ब्राह्मी लिपि को उसके परिवर्तनों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि जो 6 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक के बीच विकसित थी। पुरातन ब्राह्मी लिपि जो 3 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व तक विकसित थी, और यही वो समय था जब ब्राह्मी लिपि का संपूर्ण भारत में विस्तार हुआ, या उसका ये जो से एविडेंस मिलता है जिसका विस्तार इस समय में सबसे अधिक हुआ। इस बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। मध्यकाल की ब्राह्मी लिपि जो है वो 30 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक की थी, और 230 ईस्वी के बाद जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ या विकास हुआ वो नवीन ब्राह्मी लिपि कहलाई। तो यह था ब्राह्मी लिपि का इतिहास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महर्षि वेदव्यास ने लगभग 200,000 लाइन का प्रवचन दिया था, बताया था, जो महाभारत के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो महर्षि वेदव्यास ने स्वयं महाभारत नहीं लिखी थी, यानी वो कंपोजर थे, न कि राइटर। भगवान ब्रह्मा के प्रताप से उन्होंने उस सारी घटनाओं को एकत्रित करके उसका संभाषण किया था। लिखने वाले थे भगवान श्री गणेश, यानी महाभारत को लिपिबद्ध किया था भगवान श्री गणेश ने। तो हमारी परंपरा के अनुसार, हमारे धार्मिक अवधारणा के अनुसार पहली लिपि का अन्वेषण भगवान श्री गणेश ने किया था। इस बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका क्या संबंध है ब्राह्मी लिपि से। वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में वेदों को ऋषियों द्वारा या गुरुकुल में शिक्षा ले रहे शिक्षार्थियों द्वारा कंठस्थ किया जाता था, और ये परंपरा आगे बढ़ती थी, यानी जो कंठस्थ कर लिए वो अगले जनरेशन को वो कंठस्थ करवाएंगे। इस तरह से ये परंपरा चलती रहती थी। बाद में इसे स्थानीय लिपियों में लिपिबद्ध भी किया गया। इसका ब्राह्मी से क्या कनेक्शन है, ये भी हमारा अगला विषय है, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, हमें जानना है।
इससे अधिक उपयोगी, सार्थक और परिस्थिति को बदलने वाला है। परिस्थिति मतलब लिपि और भाषा के लिए जो परिस्थिति है उसको एकदम से परिवर्तित करने वाला जो काम किया था, वो दो विद्वान थे, पाणिनि और पतंजलि। पाणिनि के अष्टाध्याय, जो कि एक बहुत ही उम्दा कृति है, संस्कृत क्या है, संस्कृत का विकास कैसे किया गया, संस्कृत की जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें देखने को मिलती है। उसी तरह पतंजलि भी थे। इस सब के बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और पतंजलि पाणिनि का ब्राह्मी से क्या लेना देना है ये भी जानेंगे। अब हम लोग आते हैं ब्राह्मी के स्वर्ण काल में। ब्राह्मी का स्वर्ण काल महान सम्राट अशोक के शासनकाल को माना जाता है। अशोक के शासनकाल को ही ब्राह्मी का स्वर्ण काल क्यों माना जाता है, इसे मैं अभी संक्षिप्त रूप से बताऊंगा और अगली कक्षा में, इसके जस्ट बाद जो कक्षा कल की कक्षा होगी उसमें अशोक के शासनकाल में ब्राह्मी के प्रयोग, उसकी संरचनाएं, उसकी विविधताएं सब विस्तार से बताएंगे। अशोक के शासनकाल में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलाखंड भारत के विभिन्न भागों में लगाए गए। इस शिलाखंड में क्या लिखा है ये हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन शिलाखंड लगाए गए। गांधार से लेकर ब्रह्मगिरी तक के ये शिलाखंड उत्तर से दक्षिण तक लगे हैं। इन शिलाखंडों में मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि के अलावा उसमें और सारी लिपियां हैं। इन लिपियों को खरोष्ठी, ग्रीक, एरामाइक ये सब लिपियां भी प्रयुक्त की गई है उस शिलालेख में, लेकिन सबसे अधिक जिस लिपि का प्रयोग किया गया है वह है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में भारतीय प्राकृतिक भाषा लिखी गई है, खरोष्ठी में गांधारी प्राकृतिक भाषा लिखी गई है, ग्रीक में जैसा कि ग्रीक लिपि में ग्रीक की भाषाएं लिखी गई है। तो ये सब आगे की बात है। एक और ग्रंथ जिसमें ब्राह्मी लिपि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है वो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का ग्रंथ ललित विस्तार। ललित विस्तार के अध्याय नंबर 10 में लगभग 64 प्रकार के लिपियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रथम चार प्रमुख लिपियां हैं। पहला ब्राह्मी, दूसरी खरोष्ठी, तीसरी अंग लिपि, चौथी मगध लिपि। इसके अलावा अनेक क्षेत्रीय लिपियां हैं। इसके अलावा जैन धर्म के ग्रंथ में भी ब्राह्मी लिपि के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। ललित विस्तारा एक मानक ग्रंथ है। ब्राह्मी लिपि के सारे उतार चढ़ाव को मानकीकृत किया है, जिसके बारे में हम लोग आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक ने, लोगों का मानना है, इसमें मतभेद भी है, सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि से सुसज्जित यानी ऐसे स्कूलों की स्थापना की जिसमें ब्राह्मी लिपि पढ़ाया जाता था, और जिस भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था उसे प्राकृत भाषा कहते थे। उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, संस्कृत नहीं है वो। तो हमने सीखा जो ब्राह्मी लिपि लगभग 2500 साल पुरानी लिपि है। इस लिपि को 4 भागों में बांटा गया, अति पुरातन, पुरातन, मध्य और नवीन। वैदिक युग में वेदों की रचना में इस लिपि का प्रयोग हुआ है, जिसके बारे में आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। पाणिनि और पतंजलि ने
भी इस लिपि का उल्लेख किया है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ललित विस्तार में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा 63 और लिपियों की जानकारी मिलती है। ब्राह्मी लिपि का सर्वाधिक विकास सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। सम्राट अशोक ने स्तंभालेख, शिलालेख, गुफालेख आदि के माध्यम से अनेक इंस्क्रिप्शंस की रचनाएं की, जो कि ब्राह्मी में लिखी हुई है मूल रूप से। उसके अलावा खरोष्ठी और अन्य लिपियों में भी लिखी गई है। अशोक के समय में जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था वो मुख्यतः प्राकृत भाषा को लिखने के लिए किया जाता था। प्राकृत भाषा संस्कृत की एक इकाई है, संस्कृत का एक अपभ्रंश है। इतनी चीज़ों की जानकारी हमें आज मिली। अब अंत में, आज के कक्षा के अंत में एक विशेष तथ्य मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अनेक मान्यताएं, अनेक लोगों का मानना है जो ब्राह्मी लिपि भारत से ही उत्पन्न हुई। अनेक लोगों का मानना है जो ब्राह्मी लिपि विदेश की कुछ लिपियों से प्रभावित होकर बनी है। अंतोगत्वा हमारी अपनी अवधारणा और अनेक विद्वजनों की अवधारणा है, जिसमें डीसी सरकार भी एक बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं इतिहास के। उनकी भी मान्यता है जो ब्राह्मी लिपि अफगानिस्तान यानी गांधार का वर्तमान नाम अफगानिस्तान है, गांधार में कहीं से अचानक से प्रकट हुई, पूरी तरह से संपन्न, सुसज्जित। ये नहीं पता है उसके प्रकटीकरण का मुख्य सोर्स क्या है। तो हमारी वैदिक संस्कृति, ईश्वर में हमारी जो आस्था है, उसके अनुसार से अनेक धर्म ग्रंथों में ब्राह्मी लिपि को देवताओं की लिपि मानी गई है। हमें उम्मीद है जो आज का संभाषण आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा, और हमें ये भी आशा है जो इस संभाषण को पूर्ण रूप से आप सुनेंगे, और सुनने के बाद जो मुख्य बिंदु हैं उस बिंदु को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और पुनः इसे इस ग्रुप में प्रेषित करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो, या इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपकी अगर कोई सुझाव हो तो उसका भी स्वागत है। तो चलिए, आज के अध्याय को हम लोग यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं जो आप लोगों को आज के अध्याय से ब्राह्मी के इतिहास को संक्षिप्त रूप से समझने का अवसर मिला होगा, या आप लोग समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।